प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी में स्वागत है। और लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हो, अलग अलग विषयों के, जैसे सामाजिक के आपको सप्ताह में 3 वीडियो दिए जा रहे हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान, और जैसा कि आपको पता आपकी किताब चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है, और उसमें जो सामाजिक विज्ञान का जो पहला जो एक बुक है उसमें विश्व का इतिहास दिया हुआ है। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ ली ना आपने। फ्रांसीसी क्रांति 5 पार्टों में लगभग पढ़ ली, और ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट नंबर पहला आ गया। अब दूसरा पार्ट आ गया, कौन सा? खंड ए का दूसरा पार्ट। वो तो फ्रांस में क्रांति हुई थी। अब क्या यूरोप भी फ्रांस में आता है, तो फ्रांस को देखते देखते दूसरे देशों में भी क्रांति शुरू हो गई, और अब इस पार्ट का नाम आता है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। जो यूरोप महाद्वीप है ना, उसमें समाजवाद कैसे पनपा, और रूस की क्रांति। रूस यूरोप में आता था पहले सारा, अब एशिया और यूरोप दोनों में आता है। रूसी क्रांति कैसे हुई, समाज में परिवर्तन क्या हुआ, कैसे लोगों ने, देखो सामाजिक परिवर्तन का युग आ गया। कौन सा युग है? सामाजिक परिवर्तन का, समाज को बदलने का युग आ गया। कैसी वहां सरकारें बनेगी, कैसे उसमें कानून बनेंगे, कैसे रखा जाएगा, कैसे किन किन देशों का साम्राज्य होगा, लोकतंत्र होगा, प्रजातंत्र होगा, गणतंत्र होगा, सारी बातें अब परिवर्तित होने लगी। किसके देखे देख? तो सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रांस में क्रांति से बदलाव आया। यूरोप में, फ्रांस में क्रांति से सारा क्या आया? बदलाव आया, परिवर्तन हुए, कुछ भी हुए। तो परिवर्तन धीरे धीरे होता गया, और अलग अलग जो क्रांतिकारी है वो शुरू होते गए, जिसके तहत बहुत सारी गतिविधियां प्रचलन में आई। तो सबसे बड़ी प्रचलन की जो हम इस परिवर्तन की घड़ी, समाजवाद की घड़ी को देखें, तो पहला आता है आपका उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी समाज। उदारवादी लोग किस प्रकार का समर्थन करते थे सरकार का, रेडिकल वाले किस प्रकार करते थे, और रूढ़िवादी किस प्रकार करते थे। इन तीनों की चर्चा हम विस्तृत रूप से करें। ठीक है, किताब में साथ साथ में देखा करो, क्योंकि जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बोर्ड पे बताई जाती है, बाकी अपनी किताब पे आप पढ़ोगे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे। जो उदारवादी का मतलब क्या होता है? उदार, सरकार के प्रति आस्था रखते थे वो उदारवादी लोग, जो सरकार के प्रति आशा रखते थे, जो सरकार को मनाने की पूरी कोशिश करते थे, यानी व्यवहार उनका उच्छाता था, वो उदारवादी लोग थे। जैसे महात्मा गांधी, ये उदारवादी थे। ये सरकार, ये पे बात की बात है, उदारवादी, ठीक है, नरम स्वभाव के, जिनको कह सकते हैं। ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। ठीक है, उदार है लोग, हर प्रकार के धर्म को अपनाना चाहते थे। उदारवादी जो दयालु होगा, मन में कोई कपट नहीं होगा, शंका नहीं होगी, तो क्या है? जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया जाए और सबको जगह मिले। यानी एक जगह अगर चर्च है, ठीक है, ईसाई धर्म, अंग्रेजों का जो मंदिर होता है उसको क्या कहते हैं? चर्च। मुसलमानों को मस्जिद बनाने का समय मिले, जो हिंदू लोग हैं उनका मंदिर बने। तो उदारवादी ये चाहते थे कि सबको समान मिले, सब जगह मिले। ठीक है, उस समय किस समय जब ये परिवर्तन हो रहा था, उस समय यूरोप के देशों में, जो यूरोप के बहुत सारे देश थे, में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया गया। शायद ये बात जानते होंगे कि यूरोप में एक ही धर्म को ज्यादा महत्व। कुछ बहुत सारे देश है, जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन, इंग्लैंड, ये देश क्या है, इसमें एक ही धर्म को माना जाता। पूरे देश में एक ही धर्म चलता था। जैसे हमारा भारत है ना, सिख लोग है गुरुद्वारे में जाते हैं, मुसलमान है मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, जो ईसाई धर्म है वो चर्च में जाते हैं। ठीक है, सारे जाते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन उस समय क्या था, यहाँ सिर्फ एक ही धर्म था। जैसे ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन इंग्लैंड को कहते हैं, ध्यान रखना, किसको कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। अब इस ब्रिटेन की सरकार एक ही जगह मानती थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड की। पूजा पाठ करनी है, कुछ भी करना है तो कहाँ करना है? चर्च में। अगर इंग्लैंड में लोग रहेंगे, वहां के निवासी होंगे,
तो उनको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। यानी वो किस धर्म को मानते थे? चर्च ऑफ इंग्लैंड को ही सर्वोपरि मानते थे। उसके अलावा ऑस्ट्रिया देश है, ध्यान रखना, ये तो ऑस्ट्रेलिया तो अलग है, ऑस्ट्रेलिया टीम है ना, वो अलग है। ऑस्ट्रिया ये ध्यान रखना, ये यूरोप में है। ऑस्ट्रिया व दूसरा देश कौन सा है? स्पेन। कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अलग अलग है, इसमें दो प्रकार के चर्च होते हैं, कैथोलिक होता है, एक दूसरे प्रकार का चर्च और होता है जो इंग्लैंड में था। तो ये कैथोलिक चर्च को कौन है? ऑस्ट्रिया और स्पेन के जो लोग हैं समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित, जो उदारवादी लोग थे, ये बात करें उदारवादियों की, समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। इन्होंने कहा कि जो एक ही समूह के जो वंश के जो लोग हैं समूह बना के रहते हैं और शासकों के जो शासक राजा होता था उसके नियंत्रण में नहीं रहते हैं, अनियंत्रित सत्ता, वो इसके विरोधी थे। भी राजा है, राजा को हर वंश के खिलाफ नियंत्रणा रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे लोग हैं उन्होंने समूह बना लिया, वो न तो राजा की चलती है वहां पे, न ही वो राजा होता है वो इनकी बात मानता है, वो अपने आप अलग अलग धर्मों पर अत्याचार करते हैं। तो उदारवादी इसके क्या थे? विरोधी थे। ये मानते थे, उदारवादी मानते थे कि सरकार को छीनने और हक मारने का कोई अधिकार नहीं है। यानी ये क्या कहते हैं उदारवादी? कि सरकार को जनता से कोई भी वस्तु छीनने का अधिकार नहीं है और न ही उनका हक लेने का अधिकार है। जो जनता की भूमि है, संपत्ति है, वो जनता की रहेगी। जनता का जो अधिकार है राज्य के प्रति वो रहेगा और न ही उसे छीना जा सकता है, न ही उसे विवश किया जा सकता है। ये बात कौन कहते हैं? उदारवादी। किसको? सरकार को छीनने व हक मारने का कोई अधिकार नहीं है। उसके अलावा ये निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, यानी सरकार कोई राजा बने तो वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। निर्वाचित का मतलब होता है उसका चुनाव होना चाहिए और जो संपत्तिधारी लोगों द्वारा निर्वाचित हो। ये और कह दिया कि जरूरी नहीं कि सारी जनता भाग ले, जिन जो लोग अमीर वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा सरकार चुनी जानी चाहिए। कैसी? संपत्तिधारी, यानी जिनके पास खूब सारी संपत्ति है, खूब सारी भूमि है, खूब सारे ठिकाने हैं, वो लोग यहाँ निर्वाचित कर सकते हैं सरकार को। दूसरा आता है रेडिकल। ये रेडिकल समूह क्या होते हैं? यह उस सरकार के पक्ष में थे, उस सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी देश में जितनी आबादी है वो सारे मिलके कह दे कि ये हमारी सरकार बनेगी, हमें इस सरकार में चलना है, ये सरकार हमारी काम करेगी, उसका समर्थन करेगी, उस पर आधारित कौन कहता है? रेडिकल समूह कहता है। इसमें कुछ लोग महिला मताधिकार के समर्थक भी थे। पहले क्या है, महिलाओं को दर्जा नहीं था, महिलाएं वोट नहीं देती थी, मतदान नहीं करती थी। इन्होंने, कई लोगों ने कहा कि इसमें महिलाओं का भी समर्थन होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, सभी ने नहीं कहा। ये संपत्ति के खिलाफ थे, ये जो संपत्तिधारी बड़े बड़े लोग थे ना उनके खिलाफ थे, लेकिन उनका विरोध भी नहीं करते थे। वह निजी संपत्ति का वो विरोध नहीं करते। निजी संपत्ति रख सकते हो, लेकिन इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अकेले जो समर्थक है वो संपत्ति वाले हो, कोई भी इसका समर्थक हो सकता है, सरकार बनाने के लिए कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेडिकल समूह कहता है और ये उदारवादी कहता है। अब रूढ़िवादी देखो क्या है। रूढ़िवादी अब कुछ नहीं कहता। रूढ़िवादी पहले तो फ्रांस के समय में ये अलग अलग लोकतंत्र है, इसकी जो लोकतंत्र है उसका ये कहता था कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कहता है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी उदारवादी व रेडिकल दोनों का विरोधी है। उदारवादी व रेडिकल समूह दोनों का विरोधी है, दोनों का विरोधी है। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन होना निश्चित रूप से जरूरी है, निश्चित जरूरी है कि
रूढ़िवादी क्या कहता है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है तो परिवर्तन होना जरूरी है, समाजवाद का विकास होना जरूरी है। ये बात किसने कही? रूढ़िवादी ने कही। जो परंपरा से आ रहा है जरूरी नहीं है। पहले फ्रांस के समय तो ये समय कहते थे कि बदलाव नहीं होना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ आके इन्होंने कह दिया जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे युग बदला जा रहा है, वैसे वैसे परिवर्तन है होना जरूरी है। ये बात आई है। अब कल हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाज। ये तो था समाज परिवर्तित युग सामाजिक। अब उद्योगों में क्या परिवर्तन हुआ, वहां समाजवाद कैसे बदला, कौन कौन सरकार का समर्थन करते हैं, कैसे विकास हुआ, उसके बारे में कल के जो आगे जो हमारा दूसरा पार्ट होगा ना, इस दूसरे पार्ट का, उसमें चर्चा करेंगे।